नमस्कार और स्वागत है। किसी भी बड़े काम की शुरुआत मीठे से होती है और भारत के बजट की तैयारी में भी एक हलवा सेरेमनी होती है। जी, ये मीठी शुरुआत एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया का आगाज है। और आज हम उसी जटिल दस्तावेज यानी भारत के 2026-27 के बजट की कहानी को समझने जा रहे हैं। और ये बजट कई मायनों में खास था। एक तो ये रविवार के दिन पेश हुआ और हमारी वित्त मंत्री ने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया। 9वीं बार? जी ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। बिल्कुल। हमारा मकसद इस भारी भरकम बजट के पन्नों में छिपे संदेश को समझना है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये देश की दिशा तय करता है। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। शुरुआत कुछ दिलचस्प रिवाजों और तथ्यों से करते हैं। बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश हुआ और भाषण करीब 1 घंटा 25 मिनट चला। और हर बार की तरह इस बार भी सबकी नजरें वित्त मंत्री की साड़ी पर थीं। हाँ, इस बार एक खूबसूरत कांचीवरम थी। ये छोटी छोटी बातें बजट को एक मानवीय स्पर्श देती हैं। बिल्कुल। और इसके पीछे एक संवैधानिक प्रक्रिया भी है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति से औपचारिक अनुमति लेती हैं, है ना? जी हाँ, क्योंकि ये एक मनी बिल यानी धन विधेयक होता है जिसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ये परंपराएं हमें इसके इतिहास से भी जोड़ती हैं। सही कहा। क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था? अच्छा। और फिर आजाद भारत का पहला बजट 1947 में शनमुखम शेट्टी ने, और गणतंत्र भारत का पहला बजट वो 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। और महिलाओं की भूमिका भी समय के साथ मजबूत हुई है। इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था, लेकिन निर्मला सीतारमण जी पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। जी। वैसे सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? वो रिकॉर्ड मोरारजी देसाई का नाम है। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया। 10 बार? हाँ, और सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण जी के ही नाम है। 2020 में उन्होंने करीब 2 घंटे 40 मिनट का भाषण दिया था। तो ये तो हुई बजट की परंपरा और इतिहास की बात। लेकिन हर बजट अपने समय की कहानी कहता है। इस बजट का मूल दर्शन क्या है? देखिए, इस बजट की नींव पिछले 12 सालों की 4 उपलब्धियों पर रखी गई है। आर्थिक स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन, कम मुद्रास्फीति और सतत विकास। और इसी नींव पर इस बजट का पूरा ढांचा खड़ा है, जिसे 3 कर्तव्यों का नाम दिया गया है। ये इस बजट का मूल मंत्र है। 3 कर्तव्य। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। ये क्या है? तो पहला कर्तव्य है तीव्र और सतत आर्थिक विकास को गति देना। ठीक है। दूसरा कर्तव्य है देश के नागरिकों की, खासकर युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना। और तीसरा है सबका साथ, सबका विकास, मतलब ये कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। और इन 3 कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कुछ जरूरतें भी बताई गई होंगी? हाँ, उन्हें 3 आवश्यकताएं कहा गया है। पहली है विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी है एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र। ये दोनों तो हम अक्सर सुनते हैं। सही बात है, लेकिन तीसरी जरूरत इस बार बहुत अहम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सहयोग। एआई को एक जरूरत बताना, ये एक बड़ा बदलाव लगता है। क्या सरकार इसे सिर्फ एक टूल के तरह देख रही है या इसका कोई गहरा मतलब है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एआई को एक जरूरत मानना ये दिखाता है कि सरकार भविष्य की तकनीक को विकास का एक अनिवार्य हिस्सा मान रही है, चाहे वो खेती हो, शिक्षा हो या गवर्नेंस। मतलब ये सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को बदलने वाला एक माध्यम माना जा रहा है। बिल्कुल। तो ये है पूरा ढांचा, 3 कर्तव्य और उन्हें साधने के लिए 3 आवश्यकताएं। चलिए पहले कर्तव्य यानी तीव्र आर्थिक विकास पर गहराई से बात करते हैं। इसके लिए 6 स्तंभों का जिक्र है। हाँ, ये सुनने में भारी लगता है, पर इसे आसान बनाते हैं। इन 6 स्तंभों का निचोड़ 3 मुख्य बातों में है। देश में ही ज्यादा से ज्यादा सामान बनाना, देश के कोने कोने को बेहतर तरीके से जोड़ना और भविष्य के लिए ऊर्जा और शहर तैयार करना। ठीक है, तो पहले बिंदु पर आते हैं। देश में सामान बनाना यानी विनिर्माण। इसमें किन क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जा रहा है? इसमें स्वास्थ्य से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब है। जैसे बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है हमें दवाओं और मेडिकल उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। फिर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, जो चिप बनाने की हमारी क्षमता को बढ़ाएगा। सेमीकंडक्टर की बात तो बहुत हो रही है, लेकिन एक और योजना है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है।
ये क्या है? ये सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं, बल्कि चीन पर हमारी रणनीतिक निर्भरता कम करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। आज हमारे फोन से लेकर लड़ाकू विमान तक हर आधुनिक उपकरण में ये रेयर अर्थ खनिज लगते हैं। और इनकी सप्लाई पर चीन का कंट्रोल है। लगभग पूरा। तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बनने वाला ये कॉरिडोर उस एकाधिकार को तोड़ने की दिशा में एक बहुत अहम कदम है। यानी ये आर्थिक के साथ साथ एक सामरिक पहल भी है। और विनिर्माण में क्या है? 3 नए केमिकल पार्क बनाने की योजना है और देश में ही शिपिंग कंटेनर बनाने के लिए 10,000 करोड़ की योजना है, ताकि हमें बाहर से आयात ना करना पड़े। अच्छा, साथ ही वस्त्र उद्योग के लिए भी एक समग्र सोच दिखाई देती है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ राष्ट्रीय फाइबर योजना के जरिए रेशम और जूट जैसे हमारे पारंपरिक धागों को मजबूत करने की बात है। दूसरी तरफ मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने में तेजी लाई जाएगी और समर्थ 2.0 के जरिए इस सेक्टर में काम करने वालों का कौशल विकास किया जाएगा। मतलब कच्चे माल से लेकर कारीगर तक पूरी चेन पर ध्यान दिया गया है। जी। ये महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का जिक्र भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ज्यादातर बातें बड़े उद्योगों की होती हैं, लेकिन ये योजना तो सीधे गांव के कारीगर और हमारी खादी हथकरघा से जुड़ी है। निश्चित रूप से अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो ये पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा कर सकती है। और इसी से जुड़ा दूसरा स्तंभ है विरासत। हाँ, जिसके तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों को फिर से खड़ा किया जाएगा। और छोटे उद्योगों यानी MSME के लिए क्या है? उन्हें तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। उनके लिए 3 तरह की मदद का वादा है: इक्विटी, नकदी और पेशेवर सहायता। खास तौर पर 10,000 करोड़ रुपए की SME विकास निधि बनाई जाएगी। इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद उन छोटे उद्योगों को पूंजी देना है जिनके पास अच्छा आइडिया तो है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पैसा नहीं है। तो ये हुई बनाने की बात। अब आते हैं जोड़ने पर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ क्या बड़ी घोषणाएं हैं? सबसे बड़ी घोषणा है एक नया समर्पित मालवाहक कॉरिडोर। मालवाहक कॉरिडोर? जी, जो पश्चिम बंगाल के डानकुनी को गुजरात के सूरत से जोड़ेगा। ये सिर्फ मालगाड़ियों के लिए एक और पटरी नहीं है, बल्कि ये पूर्वी और पश्चिमी भारत के औद्योगिक केंद्रों को सीधे जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा होगा। इससे तो माल ढुलाई का समय और लागत दोनों घटेंगे। बिल्कुल, जिससे हमारे उत्पाद दुनिया के बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन पाएंगे। इसी तरह जल मार्गों पर भी बड़ा दांव लगाया गया है। जल मार्ग मतलब नदियों के जरिए परिवहन? जी, ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 पर काम होगा, जो तालचेर जैसे खनिज क्षेत्रों को पारादीप और धामरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। अच्छा। और लक्ष्य है कि अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएं और 2047 तक जल परिवहन की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 12% कर दी जाए। इससे तो सड़कों पर काफी बोझ कम हो जाएगा। हाँ, और बनारस और पटना में जहाजों की मरम्मत के लिए केंद्र भी बनेंगे। समुद्री विमान यानी सी प्लेन की भी बात है। उसके लिए एक VGF योजना का जिक्र है। ये VGF क्या होता है? VGF का मतलब है वायबिलिटी गैप फंडिंग। आसान भाषा में समझे तो सरकार कहती है कि अगर कोई कंपनी शुरू में घाटे में भी ये सेवा चलाएगी तो हम उस नुकसान की भरपाई में मदद करेंगे, ताकि ये योजना शुरू हो सके। जी, इसका लक्ष्य दूर दराज के इलाकों और पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी पहुंचाना है। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, भविष्य की तैयारी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा और शहरी क्षेत्रों की बात थी। ऊर्जा सुरक्षा में सबसे बड़ा जोर CCUS यानी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज योजना पर है। कार्बन कैप्चर मतलब? इसके तहत बिजली, स्टील, सीमेंट जैसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से कार्बन को सोखकर उसे स्टोर करने या दोबारा इस्तेमाल करने की तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और शहरी आर्थिक क्षेत्र? यहाँ 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई है, जिनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद और दिल्ली वाराणसी जैसे रूट शामिल हैं। तो ये सिर्फ तेज ट्रेनें नहीं है? नहीं, ये इन कॉरिडोर के आसपास नए आर्थिक केंद्र विकसित करने की एक लंबी योजना का हिस्सा है। तो ये पहले कर्तव्य के 6 स्तंभों का सार हुआ। अब दूसरे कर्तव्य पर आते हैं, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। इसमें वित्तीय क्षेत्र, कृषि और सेवा क्षेत्र जैसे मुद्दे आते हैं। शेयर बाजार को लेकर एक बड़ी खबर थी। हाँ, फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। इस घोषणा से बाजार में थोड़ी चिंता दिखी। इससे आम निवेशक पर क्या असर पड़ेगा और सरकार ने ये कदम क्यों उठाया होगा? इसका सीधा असर डे ट्रेडर्स और छोटी अवधि के ट्रेडर्स पर पड़ता है, क्योंकि इससे उनकी लागत बढ़ जाती है। सरकार का मकसद शायद अटकलबाजी को कम करना और राजस्व बढ़ाना है।
इसके अलावा बैंकिंग सुधार के लिए एक नई समिति और 1999 के फेमा कानून की समीक्षा की भी बात कही गई है। और किसानों के लिए क्या है? क्या इस बजट में कोई नई दिशा दिखती है? इस बार पारंपरिक फसलों के साथ साथ नारियल, काजू, कोको और बादाम जैसी ज्यादा मुनाफे वाली फसलों पर जोर है। लेकिन सबसे बड़ी पहल है भारत विस्तार। ये भारत विस्तार क्या है? यह एक एआई आधारित प्लेटफॉर्म है। ये एग्रीस्टैक पोर्टल का इस्तेमाल करके किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सलाह देगा। कब बुआई करें, कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करें, मौसम कैसा रहेगा। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। अब आते हैं सेवा क्षेत्र पर। यहाँ एक बिल्कुल नया शब्द सुनने को मिला, ऑरेंज इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है? ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है क्रिएटिव इकोनॉमी, यानी वो अर्थव्यवस्था जो कंटेंट क्रिएटर्स, कलाकारों, डिजाइनरों से चलती है। अच्छा, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है? हाँ, ये एक बहुत ही प्रगतिशील सोच है। इसके तहत आईआईटीसी मुंबई की मदद से 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी। ये वाकई एक नई पहल है। और शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में क्या खास है? शिक्षा में महिलाओं को स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर है। हर जिले में स्टेम छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। बहुत अच्छा। साथ ही देश में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने और खगोल भौतिकी के लिए 4 नए टेलीस्कोप लगाने की भी योजना है। आयुष को बढ़ावा देने के लिए 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी खुलेंगे। और पर्यटन में अनुभव पर जोर है, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड में माउंटेन ट्रेल्स, उड़ीसा, कर्नाटक में टर्टल ट्रेल्स और पुलिकट झील के पास बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स। इसके अलावा भारत पहली ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा और लोथल, धोलावीरा जैसी 15 ऐतिहासिक जगहों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे जरूरी कर्तव्य की, सबका साथ सबका विकास। इसमें किन समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? इसका मुख्य फोकस उन समूहों पर है जिन्हें विशेष सहारे की जरूरत है, जैसे दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना शुरू की गई हैं। और पूर्वोत्तर भारत के लिए? पूर्वोत्तर के लिए दुर्गापुर में ईस्टर्न कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जाएगा, जो इस क्षेत्र को देश की आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये तो योजनाओं का एक विस्तृत खाका हो गया। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई जानना चाहता है, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? सबसे पहले 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें मान ली गई हैं और राज्यों को टैक्स में से 41% हिस्सा मिलता रहेगा। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है। एक मिनट, ये राजकोषीय घाटा 4.3% का मतलब क्या है? इसे आसान भाषा में समझाएं। जरूर, इसे घर के बजट की तरह समझिए। अगर आपकी कमाई 100 रुपए है और आपका खर्च 104 रुपए 30 पैसे हैं, तो ये 4 रुपए 30 पैसे का घाटा ही राजकोषीय घाटा है। अच्छा, मतलब सरकार अपनी कुल कमाई से 4.3% ज्यादा खर्च करने की योजना बना रही है। जी, और इस कमी को बाजार से उधार लेकर पूरा किया जाएगा। कुल बजट खर्च करीब 53.5 लाख करोड़ रुपए का है। और सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्या है? अगर सरकार की कमाई को 1 रुपया माने तो उसमें से 24 पैसे उधार से आते हैं। ये सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद 21 पैसे इनकम टैक्स से और 18 पैसे जीएसटी से आते हैं। और खर्च सबसे ज्यादा कहाँ होता है? खर्च वाले 1 रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 22 पैसे राज्यों को टैक्स में उनका हिस्सा देने में चला जाता है और 20 पैसे पुराना कर्ज और उसका ब्याज चुकाने में खर्च होते हैं। और मंत्रालयों में? मंत्रालयों की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा परिवहन, रक्षा और फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय को मिलता है। आखिर में आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा? सस्ता क्या हुआ, महंगा क्या हुआ? सस्ता होने वाली चीजों में ईवी बैटरी और कैंसर, डायबिटीज की कुछ दवाएं शामिल हैं। और महंगा? महंगा होने वाली चीजों की लिस्ट में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला और विदेशी परफ्यूम है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन ये दोहराया गया है कि नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की योजना है। तो कुल मिलाकर इस बजट की कहानी 3 कर्तव्यों और 6 स्तंभों के इर्द गिर्द बुनी गई है। एक तरफ बुनियादी ढांचे और विनिर्माण पर जोर है, तो वहीं ऑरेंज इकोनॉमी जैसी भविष्य की योजनाओं पर भी दांव लगाया गया है। बिल्कुल, ये एक ऐसा बजट है जो एक साथ कई मोर्चों पर काम करने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से हमारे आज के विचार के लिए एक सवाल भी उठता है। क्या सवाल है वो? इस बजट में ऑरेंज इकोनॉमी और भारत विस्तार जैसी बड़ी और भविष्य की योजनाएं हैं,
जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इन योजनाओं को हकीकत में बदलने की होगी। क्या ये सिर्फ नीतिगत दस्तावेजों में सिमट कर रह जाएंगी या जमीनी स्तर पर इनका असर दिखेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस विकास की दौड़ में आम नागरिक की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाएगी?